तो ये गैर जिम्मेदाराना तरीका होता है कि आप उस जगह से वॉकआउट करते हैं जहां पे आपको बात करनी चाहिए लोगों की। जहां पिछले 10 साल से घोषणाएं तो सुन रहे हैं, काम ग्राउंड पे नहीं ना हो रहा है। अब सबसे बड़ी भूमिका अगर बनती है वो महबूब साहब की बनती है, क्योंकि आपको 31,000 लोगों ने वोट दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि यहाँ के कोई भी मसले उनको उठाने का काम करें। कांग्रेस को टारगेट करते थे, एजेंसी आपकी, बॉर्डर आपके पास, आर्मी आपके पास, फिर ये टेररिस्ट घुस कहां से रहे। आज मैं सवाल उस 10 सालों से सरकार बैठी है उससे करता हूँ कि आज एजेंसियां आपके पास है, आज आर्मी आपके कंट्रोल में, हर चीज आपके कंट्रोल में, M4 M6 वेपन कहां से घुस रहे हैं। तो जब असेंबली में आपको बहस करने का मौका वहां पे स्पीकर ने दिया, आप वहां बोलो जय श्री राम। असेंबली में आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रेजोल्यूशन पे बात करना, रेजोल्यूशन पे बहस करना, रेजोल्यूशन में क्या गलत है, क्या नुकसान लोगों को हो सकता है वो बताना, ना कि वहां जय श्री राम पे नारे लगाने। और आप नाज़रीन, नासिर कैश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, आप मुझे खालसा एक्सप्रेस न्यूज, JKC न्यूज, भद्रवा TV चैनल नंबर 130 और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है मनोज पादा साहब, जिन्होंने एक पॉलिटिशियन है, इन्होंने जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा, असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा, और क्या सूरत हाल है आज की सियासत की और भद्रवा की, इनसे जो है कुछ सवालात पूछेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं पादा साहब। बताइए, आपने 2 इलेक्शंस का आपको एक्सपीरियंस भी हो गया, पार्लियामेंट का भी और असेंबली का भी, और बताइए अभी क्या समझते हैं आप, इलेक्शंस तो हो गए हैं, सरकार बन चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या माहौल है? देखिए, अभी तो जो लोगों ने अपना जो मैंडेट देना था, तो अपने अपने प्रत्याशियों को वो लोग चुन चुके हैं। अब जो जीते हुए लोग हैं उनका ये फर्ज बनता है कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जो काम रह गए हैं, जो काम नहीं हुए, मुझे नहीं लगता पिछले 10 साल में कुछ काम हुए भी हैं, जो काम पेंडिंग है, अब आपको मैंडेट दे दिया है तो आपका फर्ज बनता है कि अब जाके आप अपना कर्म करो, आप वो काम करो कि जो नहीं हुए हैं, लोगों के जो मसले हैं। आज भी भद्रकाशी की नागभूमि में हजारों मसले हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, उन पे भी अभी तक कोई बात नहीं हुई। हालांकि असेंबली भी होगी, वहां पे भी जिन लोगों को मैंडेट दे के भेजा, तो उनसे इस तरह की त्वक्का लोगों ने नहीं रखी थी कि आप वहां से उठ के भाग जाओगे, वॉकआउट करोगे। अगर कोई बिल या रेजोल्यूशन कोई गलत आता तो आप उसको चैलेंज करो ना यार, बताओ कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे जम्मू के लोगों को नुकसान हो सकता है, यहाँ पे लोगों का नुकसान हो सकता है। आप डायरेक्ट उठ के वहां से वॉकआउट करोगे, तो इसलिए लोग आपको मैंडेट नहीं देते। ये गैर जिम्मेदाराना तरीका होता है कि आप उस जगह से वॉकआउट करते हैं जहां पे आपको बात करनी चाहिए लोगों की, जहां की अपने मसलों को उठाने का काम करना चाहिए। तो अब यही है कि अब जल्द से जल्द जो है काम लोगों के होने चाहिए। काफी सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी म्युनिसिपैलिटी वालों की भी यहाँ पे कुछ हड़ताल चल रही, पिछले 10 दिन से चल रही है, उनकी भी डिमांड्स हैं। तो मैंने जो कंसर्निंग इनके जो ईओ हैं उनसे फोन पे मेरी टेलीफोनिकली बात कल हुई है, तो उन्होंने कहा ये मेरे लेवल का नहीं है, ये सेक्रेटरीट लेवल का है। तो अब सेक्रेटरीट तक उन लोगों को जाना चाहिए जिन लोगों को लोगों ने मैंडेट दिया है। तो जहां तक हमारा काम है हम तो जनाब जाएंगे, लेकिन जिसको मैंडेट मिला है उसका एक फर्ज होता है। हम तो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, लोगों के मसले उठाने का काम करेंगे, जहां तक हमारी दौड़ है हम जाएंगे। लेकिन पादा साहब, घोषणाएं काफी हुई हैं, आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से भद्रवा की अगर हम बात करें, बड़ी घोषणाएं हुई हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को लेकर बात की जाती है, टनल को लेकर बात कीजिए, गंडोला को, तो अभी वुमेन कॉलेज की बात आती है, या यूनिवर्सिटी को फुल फ्लैज करने की बात। घोषणाएं तो काफी हुई हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन आपको लगता है कि अब समय आ गया है, ग्राउंड पे भी जो है अब कुछ करना चाहिए? देखिए नासिर भाई, पिछले 10 साल से घोषणाएं तो सुन रहे हैं, काम ग्राउंड पे नहीं ना हो रहा है। तो उसके लिए एक 10 साल बाद इलेक्शन हुआ था, तो अब ये लोगों के हाथ में थी कमान कि आप किसके हाथ में मैंडेट देते हो, तो जो आपके वहां बात कर सके। अब मैं वही चीज बोल रहा हूं कि ठीक है, लोगों ने जिसको मैंडेट दिया अब उसको काम करना चाहिए, उसको अब लाग लपेट लारे लपे नहीं लगाने चाहिए लोगों को। अब उसको काम करना चाहिए धरातल पे बैठ के, जो उन्होंने वादे पहले किए हैं, जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे, हमें आप मैंडेट दे दो, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जाके मार्केट की हालत देखो, दुकानदारों से पूछो, किराया तक वो नहीं दे पा रहे हैं बेचारे, किराया तक नहीं निकल रहा है। इतना बुरा हाल है यहाँ की मार्केट का, सिटी का भी। तो मुझे लगता है कि अब इनको ये सब चीजें छोड़ के एक अच्छे नेता की तरह
ये सब राजनीति को साइड कर दो यार, राजनीति छोड़ दो, अब लोगों की भलाई के लिए काम करो, जो पेंडिंग काम है उनको करने का काम करो। रोडों के मसले हैं, आप देखो जिन गांवों में इलेक्शन के समय हम लोग घूमे हैं, आज भी 6-6, 7-7 किलोमीटर का स्ट्रेच जो लोग पैदल जा रहे हैं, उनके घर में जब नासिर भाई शादी होती है ना, जो चीज 40 में पहुंचनी चाहिए वो 80 में पहुंचती है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कैरेज लगती है वहां। काफी सारे गाँव ऐसे हैं, उन्होंने इलेक्शन के समय बाईकाट भी इन चीजों को किया था। मैं शंखोजा की बात करूं, सिल्ली गाँव की बात करूं, ढिल्ला एरिया है, काफी सारे ऐसे गांव हैं। तो वहां पे जाके जो उनके काम है उनको जल्द से जल्द करने का काम इन लोगों को करना चाहिए। अब 10 साल तुमने जिस हिसाब से निकाल दिए, तो अब आगे हम वैसे चलने नहीं देंगे। यहाँ पे विपक्ष पूरा आपको खींच के रखेगा, जो काम नहीं होंगे धरातल पे उन कामों को एक्सपोज किया जाएगा और आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको लोगों ने मैंडेट दिया है। लोगों ने अगर मैंडेट दिया तो आप भाग नहीं सकते, इस जिम्मेदारी से वॉकआउट नहीं कर सकते हो। भले ही आप असेंबली से वॉकआउट कर दो, लेकिन हम यहाँ से वॉकआउट करने आपको नहीं देंगे। आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आपका ये फर्ज बनता है कि जो काम है उनको किया जाए। अच्छा, अब हम देख रहे हैं काफी इश्यूज जो हैं आ रहे हैं यहाँ पर, जो है कहा तो बड़ा कुछ जाता है, लेकिन अब ग्राउंड पे लोग यही इस चीज को देख रहे हैं कि कब यहाँ पर जो है पूरा होगा। अगर हम आपकी बात करें तो आपको भी एक्सपीरियंस रहा 2 इलेक्शंस का, तो क्या लगता है आपको कि लोगों ने मैंडेट तो दिया है जिसको देना था। अभी जो है अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर के कैंडिडेट यहाँ पर है महबूब साहब, जिनको 32,000 वोट मिला है, तो क्या समझते हैं उनकी भी कोई भूमिका आप समझते हैं, क्योंकि एक अपोजिशन का रोल उनको अदा करना पड़ेगा? मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा रोल ही अपोजिशन का होता है। आप जो काम नहीं हो रहे हैं, आप जब उन मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों को कहीं पहुंचाने का काम करते हैं, वो मुद्दे एमएलए जो मैंडेट जिनको मिला उनकी नजर में आते हैं, तो वो जाके लोगों का काम करना शुरू करते हैं। अगर विपक्ष नहीं करेगा तो फिर वहां कैसे काम होगा? फिर तो वो मस्त होके सो जाएंगे कि भाई लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ी भूमिका अगर बनती है वो महबूब साहब की बनती है, क्योंकि आपको 31,000 लोगों ने वोट दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि यहाँ के कोई भी मसले उनको उठाने का काम करें। फर्ज हमारा भी बनता है। देखिए नासिर भाई, जो इंसान है ना वो कर्म कर सकता है। फल क्या मिलता है? आप सेक्रेटरीट गए, आपने सेक्रेटरीट में बात की, आपने मिनिस्टर से मिले, आपने उसको कहा कि ये दिक्कत है, काम नहीं होता, लेकिन एक रेगुलर उस पे आप लोगों के पास जा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, अथॉरिटी से मिल रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे मसले हमारे एरिया में, वो आपका एक फर्ज बनता है। काम हो ना, लेकिन दौड़ना एक बहुत बड़ा जरूरी काम है कि आपको दौड़ना पड़ेगा लोगों के बीच में, आपको सेक्रेटरीट जाना पड़ेगा, मिनिस्टरों से मिलना पड़ेगा, वो काम आपको। और ऊपर से सरकार भी तो इन्हीं की है, एनसी को ही मैंडेट मिला है, वह सरकार उन्हीं की है। तो मुझे लगता है वो भी एक इजी है आपके लिए यहाँ पे काम करना, क्योंकि आपकी सरकार है, तो आप बखूबी जानते हैं कि मसले भी क्या है, यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बखूबी जानते हैं कि क्या क्या मसले यहाँ पे। तो जल्द से जल्द उन चीजों को ठीक करने का काम करें। जिनको मैंडेट मिला उनको भी, जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी रोल बनता है कि वो जल्द से जल्द मसलों को एक्सपोज करें और मसलों को आगे पहुंचाने का काम करें, ताकि जल्द से जल्द जो ये बेरोजगारी है, यहाँ पे रोडों के मसले हैं, म्युनिसिपैलिटी के मसले हैं, काफी सारे इशू हैं। अभी पिछले दिनों इलेक्शन के समय मैंने एक रैली भी श्री बाजार में की थी। देखो, एक फॉरेस्ट का कानून आया है जिसमें कि फॉरेस्ट लैंड पे ये लोगों को टेंट लगाने नहीं देते हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग साइट्स खोलनी है, जिनके पास टेंट्स पड़े हुए हैं, उन लोगों ने बैंक से लोन लिए हैं नासिर भाई, 20-20 हजार रुपए उनको इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर तुम उनको जाई में टेंट लगाने फॉरेस्ट लैंड पे नहीं दोगे या गुल्ली डंडा में फॉरेस्ट लैंड पे लगाने नहीं दोगे, तो मुझे सरकार बताए, मुझे यहाँ के जिनको मैंडेट मिला वो बताएं कि वो इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे बैंक की। फिर हमारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जब वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे, वहां से बैंक का प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे हैं। ऊपर से पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ है। हमको ये आपको नहीं बोल रहे अनपढ़ों को नौकरी दे दो जनाब, पढ़े लिखे हैं भाई, पीएचडी करके, एमएससी करके, वेल क्वालिफाइड लड़के हैं। जब उनको आप नौकरी नहीं देते, वो बेरोजगार रहते हैं। एक लाइफ कैलकुलेटेड होती है, उनको कल को शादी भी करनी है, उनकी एज बढ़ेगी तो फिर शादी भी उसी लेवल से होगी, एज बढ़ेगी तो एज लड़की ही उनको मिलेगी ना। तो उससे कैलकुलेशन जो लाइफ की है वो खराब हो जाती है। फिर बच्चा या तो नशे की तरफ लगता है, या तो एंजाइटी और डिप्रेशन उसको पकड़ लेता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पॉलिटिशियंस के हाथ में है, लीडरों के हाथ में, कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाना कैसे, जिसमें सभी लोग खुश रहें। तो ये काम करने की यहाँ पे जरूरत है। तो मैं मानता हूं कि जैसे आपने कहा महबूब साहब का, इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 31,000 से ज्यादा लोगों ने इनको वोट दिया। इनका एक मुख्य भूमिका विपक्ष के रूप में मैं मानता हूं, और हमारी भी उतनी भूमिका है। हार देखो, एक वोट की भी हार होती है, लेकिन भूमिका में आपको रहना पड़ेगा, आपको काम करने पड़ेंगे, काम करवाने पड़ेंगे। क्योंकि जहां तक मैं अगर सनातनी हूँ, हिंदू, हमारे में भी
श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि कर्म आपको करना पड़ेगा, उसका फल क्या है आपको उसकी इच्छा नहीं करनी। मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ा था, मैंने उस समय भी कहा था मुझे हार जीत से मतलब नहीं है। मैं सबसे बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं लोगों के मुद्दों को उठाता हूँ, लोगों के मुद्दों को सही जगह पे पहुंचाने का काम करता हूँ। कुछ जगह पे काम हो जाता है, कुछ जगह पे रुकता है। अब रुकने का कारण ये होता है कि आप पावर में नहीं हो। जहां पे पावर का सुना जाता तो वहां पे आपकी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, आपके मुद्दे को वो एक्सेप्ट करेंगे, हाँ जी ये मुद्दा है, लेकिन जब तक आप पावर में नहीं, आप उस लेवल पे काम नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका हमें निभानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि गीता में क्लियर लिखा कि कर्म प्रधान है। अगर टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो आपने भी टूरिज्म को देखा, किसी साल यहाँ पे बड़ा फ्लो हो जाता है टूरिस्ट का, किसी साल नहीं आता है। अभी जो है हमारी आपकी बात लगी थी ऑफ द कैमरा कि अब जो टूरिस्ट है वो यहाँ तो वैष्णो माता के आता है, यहाँ पे कश्मीर को जानता है। अभी ट्रेन भी कश्मीर जा रही है, तो आप क्या समझते हैं अगर डायरेक्ट जो है टूरिस्ट हिंदुस्तान का, इंडिया के किसी भी इलाके का डायरेक्ट कश्मीर है वैष्णो देवी जाता है, तो भद्रवाह हम किस टूरिज्म की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको नासिर भाई वही चीज बोल रहा हूँ कि 10 साल जिसकी सरकार रही, पहले तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ट्रेन अगर दिल्ली से कटरा जाती है, कटरा से डायरेक्ट टूरिस्ट जो श्रीनगर जाएगा, श्रीनगर से उसको वापस घर जाना, वो कटरा आएगा, कटरा से ट्रेन में डायरेक्ट निकल जाएगा। तो बीच का जो जम्मू प्रोविंस के एरिया, पत्नीटाप रखो, भद्रवाह रखो, किश्तवाड़ रखो, डोडा रखो, इतने इतने खूबसूरत बनी बसोली जो भी एरिया, इनको टूरिस्ट नहीं जानता है, कटरा को ही जानता है। तो आपने कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन लगा दी, बहुत अच्छी बात है, वहां से श्रीनगर लगा दी, लेकिन जम्मू का क्या? जम्मू तो बीच में खत्म हो गया, जम्मू में बिजनेस खत्म हो गया, जम्मू का टूरिस्ट खत्म हो गया। जम्मू जो भद्रवाह टूरिस्ट आता था उसका फ्लो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है। जब लोग आना शुरू हो गए, यहाँ मिलिटेंसी आ गई। अब हम बोल रहे हैं कि भाई तुमने कहा, जो पिछले 10 साल में सरकार में ये लोग बैठे हैं, इन्होंने कहा कि अमृतकाल आ गया जम्मू में। इन्होंने कहा, इन्हीं लोगों के स्टेटमेंट, हमने तो कहा नहीं कि अमृतकाल आ गया जनाब। इसमें मिलिटेंसी आखिरी सांस ले रही है, खत्म हो चुकी है। देखो पिछले दिनों किश्तवाड़ में भी 2 VDC फ्रंट लाइन डिफेंस जिनको माना जाता, जिन्होंने उस समय 90s में अपनी शहादतें दी है, मिलिटेंसी से लड़े, मिलिटेंसी से आमना सामना किया, उन लोगों को भी मारा जा रहा, अभी भी मिलिटेंसी है। लेकिन उस समय जो आज सरकार सत्ता में है, वो उस समय बोलती थी एजेंसियां आपकी, कांग्रेस को टारगेट करते थे, एजेंसी आपकी, बॉर्डर आपके पास, आर्मी आपके पास, फिर ये टेररिस्ट घुस कहां से रहे? आज मैं सवाल उस 10 सालों से सरकार बैठी है उससे करता हूं कि आज एजेंसियां आपके पास है, आज आर्मी आपके कंट्रोल में, हर चीज आपके कंट्रोल में। M4 M6 वेपन कहां से घुस रहे हैं? M4 M6 वेपन हम लड़कों को PUBG खेलते देखते हैं। M4 M6 का भी देखना कि कितने खतरनाक पैरा कमांडोज के पास ये वेपन होते हैं, वो टेररिस्ट लेके यहाँ घूम रहे, वो घुसे कहां से? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये केंद्र सरकार की है, ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी है, ये गवर्नर साहब की जिम्मेवारी है, क्योंकि तुम सरकार में तो सवाल तुमसे होगा और जवाब तुमको देना पड़ेगा। उस चीज से आप भाग नहीं सकते हो। कौन सा अमृतकाल आ गया? डेली वेजर्स रो रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे बेरोजगारी से बुरा हाल है, बच्चे रो रहे हैं। क्या अमृतकाल आ गया कि लोग जो है लोन के तले दब गए, दुकानें लोगों की बंद हो रही हैं, गांवों को रोडें नहीं है? ये कौन सा अमृतकाल है? और जब असेंबली में आपको बहस करने का मौका वहां पे स्पीकर ने दिया, आप वहां बोलो जय श्री राम। देखिए, मैं क्लियर इन लोगों को बता देना चाहता हूं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, वो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के कर्ता धर्ता है, सृष्टि पूरा ब्रह्मांड ही उनका है। उनको राजनीति के लिए यूज मत करो। असेंबली में आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रेजोल्यूशन पे बात करना, रेजोल्यूशन पे बहस करना, रेजोल्यूशन में क्या गलत है, क्या नुकसान लोगों को हो सकता है वो बताना, ना कि वहां जय श्री राम के नारे लगाने। पादा साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि मनोज पादा की एक इमेज ऐसी बनी है, चाहे भद्रवाह की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, ये कहा जाता है कि मनोज पादा जो है जी वो फितना फसाद फैलाता है, आमतौर पर ये बात आती है। तो आप हमें बताइए कि क्यों आप पर ऐसे इल्जाम लगते हैं? नासिर भाई, मैं खुद नहीं समझ पाया इसका, शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं। कि मुझे बताएं ना, मैं वही तो लोगों से पूछता हूं कि मुझे बताओ कहां पे आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं। अगर नासिर भाई मैं माइनॉरिटी की बात करता हूं तो गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी में, इसमें किसी को क्या तकलीफ है? और मैं जानता हूं कौन से लोग जाके दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भड़काते हैं मेरे खिलाफ। ये भी एक बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं लोग कि जाके वो बोल, आप मुझे बताओ, मैं मुस्लिम भाइयों से पूछता हूँ कि मुझे बताओ मैं कहां पे गलत कर रहा हूं, मैंने कहां पे आपके खिलाफ बोला? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूं। मैं किसी एक दिन मुझे याद है, एक दिन आप न्यू बस स्टैंड से रैली निकालना चाहते थे वाया पासरी बस स्टैंड से, एक बार आपने निकाली भी थी, लेकिन दूसरी बार जो है आपको शायद एलो नहीं किया गया था और ये कहा गया था कि भाई ये इससे जो फितना हो सकता है। तो क्या था वो रैली का, क्या मुद्दा मकसद क्या था आपकी रैली का? जबरदस्ती आप बोल रहे थे कि नहीं मैंने लेनी है तो कॉलेज रोड से
पासरी बस स्टैंड से शहरी बाजार। तो क्या था इसका, हमें जरा बताइए क्या नासिर था? भाई, करगिल विजय दिवस का दिन था और हर साल हम रैली निकालते हैं। हिंदुस्तान की टेरिटरी में हम बैठे हैं, तिरंगे का कोई भी अपमान नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का शख्स हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सरदार हो, हर कोई तिरंगे को सम्मान देता है। सही बात है, बिल्कुल। अब अगर मैं वहां से पासरी अड्डे से तिरंगा रैली निकालना चाहता हूं, इसमें गलत क्या है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को वो पूछ रहा हूँ, ठीक है मैं नहीं निकालता, मैंने पिछली बार नहीं निकाली, मिलिटेंसी थी यहाँ पे, छत्रकला में अटैक हुआ था, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ऐसे ऐसे चीज है, मैंने नहीं निकाली। मैं कॉपरेट करने वाला इंसान हूं, ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती करूंगा, नहीं। लेकिन ये परला वरला क्या है? ये हमारे भाईचारे को खराब कर रहा है। इस परले वरले का क्या मतलब है? जबकि तिरंगा पार भी लगा है, तिरंगा यहाँ भी लगा है, और हर बंदा तिरंगे के लिए खड़ा है, तिरंगे की आन बान शान के लिए काम कर रहा है, तिरंगे पे कोई यहाँ चाहे कि अपनी शहादतें दे रहा है। तो फिर भैया फ्रिक्शन क्यों पैदा कर रहे हो? अब बीच में दो लोगों को फ्रिक्शन हो, शायद मान लो किसी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, तो उससे आप मुझे रोक दोगे, या मुझे किसी का चेहरा पसंद नहीं उसको रोक दोगे? ऐसा नहीं होगा। मैंने उनको बोला आप मुझे छोड़ो जनाब, जिस समय मुझे हाउस अरेस्ट भी किया गया, मैंने उनको बोला आप छोड़ो, परले बाजार से भी काफी लोग हमारे जुलूस को ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है, तिरंगा सबका है, और इस तिरंगे के नीचे ही पूरा हिंदुस्तान आता है। अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के फ्लैग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तिरंगा आएगा उसके नीचे सारा आता है। हो सकता है कि वो ये सोचा जा रहा हो, या इसका ये मतलब था कि तिरंगे की आड़ में कोई यहाँ पे जो भदरवा में जो हिंदू मुसलमान का कोई क्लेश हो सकता था। देखो नासिर भाई, अगर तिरंगे की आड़ में हम कुछ करें ना, फिर हमसे गद्दार देश का कोई नहीं हो सकता। कि तिरंगे की आड़ लेकर अगर हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कोई ऐसी चीज करेंगे, तो फिर हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कोई और पार्टी का फ्लैग होता या कोई और संगठन का होता तो सोचते भी, तिरंगे को लेकर आप गलत कर ही नहीं सकते हो। कैसे करोगे आप तिरंगे को लेकर गलत? ठीक है, कोई और फ्लैग होता बोल भी देते जी वो गलत करेगा, तिरंगे को लेकर आप गलत नहीं कर सकते। तिरंगे की आन बान शान के लिए लोग अपनी शहादतें देते हैं, और करगिल विजय दिवस में कितने हमारे लोग वहां पे, हमारे फौजी जवान भाई हैं, वो शहीद हुए, उनका दिन था, वो दिन मनाने के लिए, वो कोई खाली हिंदुओं के लिए दिन नहीं है, वहां पे मुसलमानों ने भी शहादतें दी हैं, हर धर्म के लोगों ने शहादतें दी हैं। मैं वही चाहता था कि एक बार ये परला वरला इसको खत्म किया जाए, एक इसीलिए तिरंगा रैली, उसको तिरंगा झंडा लेके निकलेगी, ये तिरंगे के नीचे। ऐसा भी कहा जाता है कि मनोज पाजा डेवलपमेंटल इश्यूज जो होते हैं, डेवलपमेंट के कार्य जो होते हैं, उन पे जो है बाधा डालते हैं। एक रोड जो है सीवेज के लिए जा रहा था, एक रोड जो है छत्रकला से लेकर कैलाश कुंड तक जहाँ पर यात्रा जाती है वहां के लिए जा रहा था, उस पर भी ये कहा जाता है कि पादा साहब ने उसमें रोड़ा डाला। तो क्या इसमें क्या है बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आप कुछ गाँव के नाम लिए जहाँ पे रोड नहीं है। मैं मानता हूँ मेन प्रायोरिटी रोड की आपकी वो होनी चाहिए जहाँ पे पब्लिक रहती है, जहाँ पे पब्लिक बसती है। अब कैलाश की जहां तक बात है, वो मेरी आस्था का विषय है, सभी सनातनियों की आस्था का विषय है। मैं नहीं चाहता कि उस जगह की पवित्रता को खत्म किया जाए। अगर रोड बनती है, रोड पे फिर शराबी भी चलेगा, रोड पे नशेड़ी भी चलेगा, और आपका यहां से अगर रोड छत्रकला से रोड पहुंच जाता, कैलाश को निकल जाता रोड, तो नासिर जी यकीन मानो 1.5 घंटे में आप ऊपर कैलाश पहुंच जाओगे, और दारू पीने वाले लोग आपको जाई नहीं दिखेंगे, वो कैलाश दिखेंगे। और कैलाश डल के पानी से, जो कोई पवित्र पानी हमारे लिए माना जाता है, उस पानी से वो लोग शराब पीएंगे। टूरिस्ट जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे, मैं जानता हूँ वासुकीनाथ जी की ये अपना डल को, वहाँ की महत्ता को आप जानते हैं, यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं वो भी जानते हैं कि भाई यहाँ पे इनका स्थान है, हिंदुओं का स्थान है, बड़ी मान्यता स्थान की है, वासुकीनाथ जी का स्थान है। लेकिन जो गुजरात से टूरिस्ट आएगा उसको पता होगा, लेकिन जो महाराष्ट्र से आएगा उसको पता होगा, जो बिहार से टूरिस्ट आएगा उसको पता होगा, जो यूपी से आएगा उसको पता होगा, वो तो गंद करेगा। उसको कैसे तुम रोकोगे? तुमने बोला हम चौकी लगाएंगे, तो तुम ये गारंटी भी तो नहीं दे सकते कि पूरी जिंदगी तुम्हारी सरकार रहेगी, यहाँ सरकार चेंज भी तो हो सकती है। आप लोगों को रोड दीजिए जनाब, वो ट्रेडिशनल यात्रा हमारी, हम पैदल चलना चाहते हैं। जिस रास्ते से वासुकीनाथ जी पैदल गए हो, आप रोडों में जाओगे, आप बूथ लगा के जाओगे, क्या क्या सोच के आप वो रोड ला रहे? कुछ नहीं, पैसा खाना है, माफिया तैयार करना है वहां पत्थर का, वहां से पत्थर एक्सपोर्ट करेंगे ये लोग और पैसा कमाएंगे, ये यही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला आपको ठेकेदार अमीर कब बनता है? जब वो लेबर का पेट काटता है, नहीं तो ठेकेदार अमीर नहीं बन सकता। लेबर की अगर दिहाड़ी 400 हो, उसको 300 देगा, 100 खाएगा, और 1000 की लेबर लगी, मल्टीप्लाई करो, 100 एक का बचेगा तो कितना होता है? तो ये मत करो, खाओ यार, और 90 लगाओ, 10 खाओ। तुम 90 खाते हो, 10 लगाते हो, वो दिखता है? कैलाश के लिए रोड, सिली के लोग रो रहे, शंखोजा के लोग रो रहे, वासुकीनाथ जी को तुम रोड दोगे जो खुद पैदल गए।
यहाँ से आजाद साहब ने एक बार जहाज भी ट्राई किया था कि यहाँ से हम यात्रियों को ले सकते हैं बाई एयर भी उनको, लेकिन नहीं वहां इजाजत दी वास्कीनाथ जी। वहां से तुमको बुद्धि नहीं खुली है, वहां से तुमको अक्ल नहीं है कि वास्कीनाथ जी नहीं चाहती। और जहां से भगवान खुद गए पैदल हो, तो आप कैसे रोड से जा सकते हो यार? ये कहीं ना कहीं आस्था पे चोट करने वाले लोग हैं। ये आस्था को, वहां की पवित्रता को भंग करने की साजिश इन लोगों की थी। उस साजिश को देखो, हमेशा से नासिर भाई मेरा एक फर्ज है, मैं जिस धर्म का हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी बात करूं। अगर उस पर गलत हो रहा तो मुझे उसको डिफेंड करना है, उस पर बात करनी है। जो भी गलत करेगा, मैं, अगर आपके धर्म पे कोई बात करेगा, क्या आपका फर्ज नहीं है? कल को नबी पे या अल्लाह पे कोई टिप्पणी करता है, क्या आपका फर्ज नहीं है? अगर आप उस पर बात नहीं करोगे तो मैं फिर आपको नहीं मानता कि आप इस्लाम को फॉलो करते हो। फिर किस बात का इस्लाम को आप फॉलो कर रहे हो भाई? जबकि आपके नबी को या अल्लाह को बात कोई कर रहा तो आप बोल ही नहीं पा रहे हो। या मेरे भगवानों को कोई बोल रहा तो मेरा फर्ज बनता है कि भाई आप गलत बोल रहे हो। मेरा कर्तव्य है ना, मैं अपने कर्तव्य का निर्माण करूंगा, जो मुझे दिया गया दायित्व मैं करूंगा। पिछले 10 साल से कल मरम्मत की मैं आपको दिखाऊं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। गाय का कहीं मरम्मत के गौ माता का सिर में रास्ते में डाला था किसी ने काट के। बार बार खाली मनोज पादा बात कर रहा है कि गौ हत्या पे कानून लाओ। किनसे बात कर रहा है? जो बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, उनसे ही कानून को लाने की बात कर रहा है। मैंने कांग्रेस से नहीं की थी, जो सत्ता में 10 साल से बैठे, उनसे हमने बात की कि भाई कानून लाओ। रणबीर पैनल एक्ट में इसके खिलाफ कोई 10 साल की सजा भी थी, लेकिन आईपीसी में नहीं ऐसा कोई कानून। और जो गौ स्मगलर हैं उनको पता है कि भैया बेल हो जाएगी, कानून नहीं है, वो धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं सुन रहा हूँ थनाला के एरिया में ये चीजें हो रही। थनाला से पीछे कुछ एरिया है, मेरे को कल किसी बंदे ने फोन किया था, 2-4 लोगों ने मुझे फोन किया, और यहाँ के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग इन्वॉल्व हैं। मैं इसकी तहकीकात में लगा हूँ। जिस दिन मुझे ये पता लगा मैं उसको एक्सपोज करूंगा, नंगा करूंगा पब्लिकली उस शख्स को कि जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चक्कर क्या है, हमें लड़ाई लड़नी कानून लाने की। जब कानून आएगा तो फिर आप रोकोगे ना। जब कानून नहीं है तो वो दूसरे दिन बेल ले लेता है, वो कोर्ट से उसको बेल मिल जाती है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, गौ हत्या पे कानून की बात की। उनसे मैं भी मिला जम्मू में जाके, हम उनसे मिले, हमने इस बारे में बात भी की। लेकिन हम उस सरकार को बोल रहे हैं कि जो सरकार खुद बोलती गाय हमारी माता है, लेकिन हमें ऐसी सरकार है, वो बाद में पता लगता है कि जब एमपी इलेक्शन होते हैं, कत्ल खानों से, जो बीफ कंपनी है, उनसे पैसा लेके ये लोग इलेक्शन लड़ते, और हम लोग उनसे आस लगा के बैठे हैं कि गौ हत्या पे कानून लाएंगे। लेकिन अब ये लोग विपक्ष में हैं, अब ये प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये एनसी को बोल रहे हैं आप कानून लाओ। तुम 10 साल क्यों नहीं ला सके? भरोसा तो तुम्हारा था, हिंदुत्व की बात तो तुम लोग करते रहे, गाय हमारी माँ तो तुम बोलते रहे, तुमने क्यों नहीं लाया 10 साल में? अब इनको गाय पहले से ज्यादा माता दिखने लगी, और एनसी पे प्रेशर बिल्ड करेंगे कि भाई आप कानून लाओ। मैं आपको दोषी ठहराता हूं। आप उस धर्म में फॉल करते हो, आप उस धर्म के हो, आप उस धर्म को मानते हो, गाय को माता मानते हो, लेकिन आप 10 साल में कानून नहीं ला सके। ऐसी निठल्ली सरकार है। और हमने जब सब संकल्प की बात की थी, हमने सबसे पहले गौ हत्या को रखा था। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए संपूर्ण रूप से, और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन देखो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। उनसे सीखो ना यार। और तुम 10 साल में खाली देखो, जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको वो ग्राउंड पे, धरातल पे काम करने पड़ेंगे। ये मनोज चाहते और अपना कर्म करो। कर्म प्रधान कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगो कर्मणि। कर्म प्रधान और कर्म ये सोच के भी नहीं किया जाता कि इसका फल क्या होगा, लेकिन आपको सही काम करना है। उसका फल क्या, वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन आपको सही काम करना पड़ेगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, ये थे मनोज पादा साहब जिनसे हमने बात की, और इनने जो है आड़े हाथों जो सरकार को लिया, चाहे जो विपक्ष की है या रोलिंग की जो मरकज में, उन पर जो है क्वेश्चन मार्क उठाया कि जब आप सरकार में थे या आप सरकार में हैं तो आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं। और जब आस्था का सवाल है, और आस्था चाहे हिंदू है मुसलमान, हाँ सबको अपनी आस्था होती है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते हैं नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।